हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परीक्षा मंथन सीरीज़ 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है सिख राज एवं आंग्ल सिख युद्ध। सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था। 1716 ईस्वी में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका वध कर दिया गया। बंदा बहादुर के बाद सिख नेतृत्वहीन हो गए, यानी उनके पास कोई नेतृत्व करता नहीं था। इस समय से सिखों ने सवर्त, खालसा एवं गुरुमत्ता की प्रथाओं को प्रारंभ किया। इसी समय से सिखों ने सवर्त, खालसा एवं गुरुमत्ता की प्रथाओं को प्रारंभ किया। बैसाखी एवं दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं करना प्रारंभ की। ये सभाएं ही सवर्त खालसा कहलाती थी। इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मानकर गुरुमत्ता पुकारा गया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की। दल खालसा में 1753 ईस्वी में प्रारंभ हुई राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना। सिखों ने अपने छोटे राज्यों का निर्माण किया। उन्हें मिसल पुकारा जाता था। जो सिखों ने अपने छोटे राज्यों का निर्माण किया उन्हें मिसल कहकर पुकारा जाता था। अब है रणजीत सिंह है जो पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह को माना जाता है। ये सिखों के पहले सार्वभौमिक शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर एवं लद्दाख तक अपने राज्यों का विस्तार किया। रणजीत सिंह की उपलब्धियां हैं। जन्म उनका 1780 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम महासिंह है। मिसल है शुक्रचकिया। 1797 ईस्वी में काबुल के शासक जमना शाह का पंजाब पर आक्रमण। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमना शाह को पराजित किया था। अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रणजीत सिंह ने जमना शाह की 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवाया। इस सेवा के बदले में जमना शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। (1806) ईस्वी में रणजीत सिंह एवं जनरल लेक के बीच संधि हुई। शर्तें इस प्रकार की थी। पहला शर्त था रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहें और दूसरा है अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएं। तीसरा संधि था रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा पर विजय किया था। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। 1813 ईस्वी में अटक को जीत लिया था तथा 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय की। 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1820-21 में
डेरा गाजी खां 1820-21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 ईस्वी में पेशावर की विजय की। 1833-34 में मुजारी 1833-34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे जो 1839 से 49 ईस्वी तक रहे। पहला है खरक सिंह, रंजीत सिंह का पुत्र, 1839 से 40 ईस्वी तक रहे। शेर सिंह, रंजीत सिंह का पुत्र, 1841 से 43 ईस्वी तक रहे। दिलीप सिंह, रंजीत सिंह के पुत्र, 1843 से 49 ईस्वी तक रहे। यह अल्पवयस्क थे। आंग्ल सिख युद्ध। दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल सिख युद्ध था। अल्पवयस्क दिलीप सिंह की मां रानी जिंदन संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। इस समय खालसा सेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदन एवं उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया। यह सोचकर यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा और यदि पराजित हुई तो राजनीतिक में दखल देना छोड़ देगी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला था मुदकी का युद्ध जो 1845 ईस्वी में हुई थी। फिरोजपुर का युद्ध 1845 ईस्वी में हुई। अलीबाल का युद्ध 1846 ईस्वी में हुई। सुबराओं का युद्ध 1846 ईस्वी में हुई। इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हुई। इन जो भी 4 गो युद्ध हुआ उस सभी में सिख का सेना था जो पराजित हुआ। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। यह संधि अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुई थी। शर्तें थे इनके। पहला शर्त था दिलीप सिंह को रानी जिंदन की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के दोआब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। तीसरा था लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। चौथा था 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। पांचवा था सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। छठा था लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। छठा क्या था तो लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। सातवां है अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। भैरवाल की संधि हुई थी 16 दिसंबर 1846 ईस्वी में। 1846 ईस्वी में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की शर्तें की। ये शर्तें थे रानी जिंदन की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। दूसरा था अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई। जो शासन की देखभाल करेगी। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। तीसरा संधि था कि लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में हुई। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला था रामनगर का युद्ध। 1848 ईस्वी में अंग्रेज विजयी हुए।
दूसरा था चिलैयावाला का युद्ध, 1849 ईस्वी में सिख विजय हुए। तीसरा था गुजरात नगर का युद्ध, 1849 ईस्वी में अंग्रेज विजय हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों का सेनापति ह्यू गॉफ था। 1849 ईस्वी में सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूल करना शुरू किया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त की गई। कहा गया 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसके प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और लास्ट में 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1777 ईस्वी में जब यह व्यवस्था समाप्त हुई तो उसकी जगह इसने एक वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था, जो 1789-90 ईस्वी तक चलती रही। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आरंभ हुआ था और क्षेत्र कौन कौन सा था, तो बंगाल और बिहार का था। इसमें 19% भूमि बंदोबस्त था। रैयतवाड़ी है 1792 ईस्वी में मद्रास और बम्बई में था, इसमें 51% था। महलवाड़ी है 1822 ईस्वी में संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत और एवं पंजाब का क्षेत्र था, इसमें 30% था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसी को जमींदारी व्यवस्था एवं स्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया है, अतः जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। सत्रह सौ 1790 ईस्वी में जिस क्षेत्र की इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था, उस कर का 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जमींदारों को किसानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बाद में वाराणसी क्षेत्र व उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। यह पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ वसूल करता था। इसी को दूरबासी व्यवस्था भी कहा जाता था, जो उप जमींदार के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ रुपए वसूल करता था। इसी को दूरबासी व्यवस्था भी कहा जाता था, जो उप जमींदार के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया जाता था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व संबंध निर्धारित किया।
इस व्यवस्था का जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना तथा कृषक हितों में वृद्धि करना था। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में बारामहल जिले में लागू किए। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दी गई और थॉमस मुनरो की इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई प्रांत में लागू हो गई। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग क्षेत्र में लागू हुई। यह पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग कर निर्धारित किया। सरकार व्यवहारिक रूप में आधे से अधिक कर वसूल करते थे। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था या पुनर्मूल्यांकन का व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। इस समय महल से तात्पर्य गांव अथवा जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानून के रूप में शुरू हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज के मूल्य इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज के मूल्य का 50% कर निर्धारित किया। फर्स्ट में क्या था? अस्थाई बंदोबस्त में 19% भूभाग पर कर लगाया जाता था। सेकंड में क्या था? रैयतवाड़ी पर कितना था? तो 51% भूभाग पर कर लगाया जाता था। और थर्ड है महलवाड़ी, जिसमें 30% पर भूभाग पर कर लगाया जाता था। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। उसे भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने के अधिकार प्राप्त था। इसी व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्र तथा रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू हुई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिससे गांव का मुखिया किसानों का शोषण किया और किसानों से बेगार भी करवाने लगे। इस व्यवस्था में क्या था? तो इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिससे गांव का मुखिया ने किसानों का शोषण किया और किसान से बेगार भी करवाने लगे। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग्स थे। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। दीवानी न्यायालय जिला कलेक्टर के अधीन था, लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन था। इन दोनों न्यायालयों के ऊपर 2 न्यायालय, सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। क्या है? इन दोनों न्यायालय के ऊपर में भी 2 न्यायालय सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। सदर दीवानी न्यायालय की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय सदर निजामत होती थी। वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था के व्यापक सुधार किया। इसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने जिला के कलेक्टर से दीवानी न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किया।
दीवानी न्यायालय के ऊपर कर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना की, जो निम्न है। पहला है कलकत्ता, दूसरा ढाका, तीसरा मुर्शिदाबाद, चौथा पटना है। कर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट यानी दौरा न्यायालय की स्थापना की, जो अस्थायी न्यायालय था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय में निचले स्तर के न्यायिक पदों का भारतीयकरण शुरू हुआ। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों को न्यायिक पदों में नियुक्त किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। इसी के समय 1833 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यह भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे। इसने कर्नवालिस के सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया। इसके 2 कार्य थे। पहला कार्य था आगरा में एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना किया। दूसरा था इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत की स्थापना किया। इसने भारतीय कानून को संचित करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 का अधिनियम आया। इसने पुनः विधि आयोग गठित करने की सलाह दी। 1854 ईस्वी में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की संस्तुति पर 1858 से 61 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना हुई। कहा जा रहा है कि 1854 ईस्वी में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की संस्तुति पर 1858 से 61 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता और भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना हुई। इसके बाद 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रमुख प्रांतों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायिक सुधारों से संबंधित बातें थे। प्रथम विधि आयोग 1833 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में आई थी। द्वितीय विधि आयोग 1854 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1858 से 61 ईस्वी में। भारतीय सिविल संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता 1858 से 1861 ईस्वी के बीच में लिखा गया। उच्च न्यायालय अधिकार 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालयों की स्थापना से था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के 1937 में अधिनियम द्वारा हुआ था। शिक्षा व्यवस्था, कंपनी के प्रारंभिक ब्रिटिश शासक जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, वे लोग प्राच्यवादी कहलाए। उनका मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। क्या बोला जा रहा है? कंपनी के प्रारंभिक ब्रिटिश शासक जो भारतीय संस्कृति में प्रभावित थे, वे लोग प्राच्यवादी कहलाए। इनका मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। 1780 से 81 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1780-81 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को निर्देशित किया गया कि ये भारत में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगा। आंग्ल प्राच्य विवाद। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्लवादी नेता मैकाले के विचारों से सहमत हुआ और 1835 में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। प्रमुख शिक्षा आयोग गठन, वर्ष तथा उनका मुख्य प्रावधान। आयोग का नाम है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के काल में 1854 ईस्वी में यह आया था। यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना थी। इसे प्राय भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा, शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन तथा कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। दूसरा है हंटर शिक्षा आयोग। लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1882-83 ईस्वी में। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। शिक्षा के लिए उपकर, माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ वैवाहिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात की गई। तीसरा है शिक्षा नीति प्रस्ताव 1913 ईस्वी में। निरक्षरता समाप्त करने की नीति, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 ईस्वी तक 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थाएं आदि। हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा में सुधार, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आदि का प्रावधान। शिक्षा का सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में। देश में प्रारंभिक विद्यालय तथा हाई स्कूल स्थापना का प्रावधान। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अंतिम रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हो गया। इसी काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या विप्रवेशन सिद्धांत प्रकाश में आया। यह सिद्धांत बेंटिक के समय शुरू की गई और इसी के समय इसे सरकारी मान्यता भी दी गई। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद में भारत की शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए 1853 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इसी घोषणा पत्र को आधुनिक शिक्षा का आधारशिला माना जाता है, जिसमें श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसकी विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई। आर.पी. दत्त की रचना आज भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813 ईस्वी। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला है भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना, दूसरा है भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना, तीसरा है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। कंपनी तीनों लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही।
औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 58 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते रहे। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गई, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तु ठहर नहीं सकी। इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिए गए। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 ईस्वी तक। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता था। यह वह समय था जब मार्क्स तथा एंजेल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया, यानी सभी लोगों को ऋण देने का काम शुरू किया। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। 1600 से 1757 तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिसमें इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डैफो ने यह शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गया। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशगी रुपये देने की प्रथा प्रारंभ की और उनमें एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इससे अनेकों बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजार में भेज दी गई। भारत की हाथ से बनी वस्तुएं ठहर न सकी। भारत की हाथ की बनी वस्तुएं ठहर न सकी। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वे कृषि मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। धन निष्कासन का विरोध करने वाले एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी। धन निष्कासन का विरोध करने वाले एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा।
अंग्रेज नागरिक सेल्वन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार महत्वपूर्ण है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार का जो था वह महत्वपूर्ण था। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये दो टॉपिक यहीं तक है। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जो कल का टॉपिक है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, जो 1857 का विद्रोह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।